नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस भव्य और ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और हम आपसे रूबरू हो रहे हैं यकीन बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और एकांकी जिसका नाम है व्यवहार। अब ये व्यवहार एकांकी क्या है, आइए पढ़ते पढ़ते समझ लेते हैं। पर देखो भैया जी, जिंदगी में ना व्यवहार का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, ये व्यवहार ही है जो हमें महान, ठीक है, और हीन दोनों बनाता है। ठीक है, अगर आपका व्यवहार ठीक ठाक है, मतलब कैसा है, सज्जन टाइप, ठीक है, सज्जन टाइप, तो आप महान हो जाते हैं। और यही अगर सज्जन में एक उपसर्ग लग जाए, क्या लग जाए, दुर्जन, ठीक है, तो आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और ये जो एकांकी है वो इसी व्यवहार को बताती है कि वास्तव में व्यवहार है क्या। ठीक है, तो चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यवहार एकांकी की। व्यवहार एकांकी एक चीज को और बताती है जिस चीज की चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए भैया, अब बात करते हैं एकांकी के लेखक की। हमारे एकांकी के लेखक जो हैं वो हैं गोविंदास जी। और सेठ गोविंदास जो हैं वो हिंदी की दुनिया के एक जाने माने लेखक भी माने जाते हैं, कवि भी माने जाते हैं। आइए बात करते हैं आगे की। तो भैया, सेठ गोविंदास की 3 दृश्यों की एकांकी व्यवहार में कुल 4 पात्र हैं। पहला पात्र कौन है, रघुराज सिंह, जो एक खानदानी जमींदार हैं। नर्मदा शंकर उनके स्टेट के मैनेजर हैं। ठीक है, एक किसान है चूरामन, और एक है क्रांति चंद जो कि चूरामन का बेटा है। तो ये थे कुल मिलाकर 4 पात्र। पहले पात्र कौन थे भैया, पहले पात्र थे रघुराज सिंह जी, जो कि बड़े लंबे चौड़े जमींदार होते हैं, मालगुजार टाइप होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे होते हैं नर्मदा शंकर, जो उनके स्टेट की मैनेजरी करते हैं। पहले के ज़माने में जो कॉन्सेप्ट था ना, बड़ी बड़ी ज़मीनों पर जो राज करते थे उनको कहते थे जमींदार। और जमींदार ज़्यादा पढ़े लिखा आदमी तो होता नहीं था, तो अपना एक मुंशी रखता था जो उसका सारा काम देखता रहता था। वही सूर्यवंशम टाइप आपने देखा होगा, मुंशी जी, तो वही मुंशी जी ये भी थे। ठीक है, फिर देखो आगे क्या होता है। और दूसरी तरफ एक होता है किसान चूरामन, और दूसरा होता है उसका लौंडा कीर्ति चंद। ठीक है, यानी कि उसका बेटा कीर्ति चंद। तो इन दोनों बाप बेटे में निजमदाई होती है। अब देखो, इसी के साथ कहानी का पहला पात्र शुरू होता है। क्या, पहला दृश्य, प्रातःकाल नगर में स्थित जमींदार रघुनाथ साह के महल की एक बालकनी का है जो सुंदर और सजा हुआ है। 25 वर्षीय नवयुवक जमींदार रघुराज सिंह बालकनी के एक कोने में खड़ा एक छोटी सी फैंसी दूरबीन से पीछे के दरख्तों से परे कोई वस्तु देख रहा है। और उसके नज़दीक उसके स्टेट के मैनेजर 65 वर्षीय नर्मदा शंकर खड़ा है। रघुराज सिंह की बहन के विवाह में किसानों को भोज में सपरिवार निमंत्रित किया गया है। रघुराज सिंह के पूछने पर नर्मदा शंकर बताता है कि मैं बाल बच्चों के 25,000 से कम किसान नहीं आएंगे। तो भाई, पहले दृश्य में क्या होता है कि जैसे कि बंगाली जमींदार होते हैं बढ़िया दुपट्टा उपट्टा पहने, वैसे ही रघुराज सिंह जो है वो अपनी बालकनी पे खड़ा है और ऐसी दूरबीन लगा के जो है ना देख रहा है। क्या देख रहा है, पेड़ों के पीछे कोई दृश्य है उसको देख रहा है। और साथ में ही उसके साथ जो है ना मुंशी जी खड़े हैं, यानी कि मैनेजर साहब खड़े हैं। और मैनेजर साहब से पूछता भी जा रहा है कि भाई साहब ये बताओ कितने लोग जो हैं वो आएंगे मुनीम जी। तो मुनीम जी बताते हैं कि भाई मालिक, ऐसा है कि करीबन करीब 20-25 हजार लोग आएंगे विद बाल बच्चों के। अब ये भोज क्यों था, क्योंकि रघुनाथ सिंह की जो सिस्टर थी, यानी कि उसकी जो बहन थी, उसकी शादी होने वाली थी। और भाई चूंकि जमींदार की बहन है तो शान शौकत तो दिखाना ही है, तो उसी शान शौकत के चक्कर में बड़ा भोज दिया जाता है। और गांव भर के सारे जो किसान होते हैं सबको आमंत्रित किया जाता है। और उसी का जो लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, वो लगाया जा रहा था। तो उसी लेखे जोखे में, हिसाब किताब में निकल कर आता है कि भाई मैं बाल बच्चों के 25,000 लोग तो कम से कम आएंगे आपके यहाँ खाना खाने। फिर देखो आगे क्या होता है कहानी में, चलो। किंतु पहले की शादी में सिर्फ मर्द बुलाए जाते थे, वे भी चुने हुए घरों के, और घर पीछे एक आदमी। रघुनाथ सिंह के इस प्रथा को गलत बताने पर नर्मदा शंकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि आपकी कार्य पद्धति सही नहीं है। आपने काम संभालते ही किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया है। भले ही वसूली नहीं होती, किंतु किसानों पर दबाव रखे बिना जमींदारी नहीं चलती। आपने बिना नजराना लिए जमीन दी, वह भी गलत था। निमंत्रण में खर्च बहुत होगा और व्यवहार उतना नहीं मिलेगा। रघुनाथ सिंह के यह कहने पर कि किसी से व्यवहार नहीं लिया जाएगा
तब नर्मदा शंकर को आश्चर्य से देखता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो रघुराज सिंह होता है वो एक नए जमाने का लड़का होता है, उसकी जो सोच होती है वो अलग किस्म की होती है। और जो नर्मदा शंकर है उसने इस तरीके के कई लड़कों को देखा है, क्योंकि 65 साल की उम्र और 25 साल की उम्र किसकी है भाई साहब, हमारे रघुराज सिंह की है, जो कि जमींदार हैं। तो उसको ये समझ में आता है कि भाई ये जो जमींदार साहब हैं गड़बड़ कर रहे हैं। जमींदार थोड़े होते हैं ना अक्खड़ टाइप के, कि भाई लूट लो, किसानों को परेशान कर लो, ठीक है, उस टाइप का आदमी। पर जो नया जमींदार है यानी कि रघुराज सिंह वो उस टाइप का आदमी नहीं है। तो इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है क्रियाकलाप के अंदर। वो कहता है कि जो आप कर रहे हैं ना मैनेजर साहब, ये कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं यानी कि जो रघुराज सिंह कर रहा है वो ठीक नहीं है। पहले क्या किया जाता था कि हर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था, और वो भी कुछ चुने हुए घर हुआ करते थे, उन्हीं से बुलाया जाता था, और उनके पीछे भी एक आदमी बुलाया जाता था। ठीक है, यानी कि एक घर से कुल मिलाकर दो जने, एक उस घर का मुखिया और एक जो भावी मुखिया होगा जो बनने वाला होगा, उस तरीके से। ठीक है, और भाई पिछले के समय में ये रीति ठीक भी थी, क्योंकि हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, तो खाने पीने का वैसे ही किल्लत था कि खेती होती कितनी थी। ठीक है, तो इसी बात को लेकर जो है ना वो मैनेजर समझाता है अपने जमींदार को कि भाई ये ठीक नहीं है। और आगे ये भी बताता है कि भाई पिछले के समय में ऐसा होता था कि एक परिवार से एक व्यक्ति, फिर आगे ये बताता है कि भाई साहब ऐसा भी था, कैसा था कि जो लोग आएंगे वो व्यवहार व्यवहार तो कुछ देंगे नहीं, क्योंकि किसानों के पास क्या ही पैसा होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इस पर जो है ना वो ये कहता है, जो जमींदार होता है, कि भाई हम उनसे व्यवहार नहीं लेंगे। ठीक है, और फिर आगे जो है वो आगे बात बढ़ती है और वो कहता है कि भाई आप तो नजराना भी नहीं लेते, ऐसे ही सब कुछ चला रखे, कम से कम किसानों पर दबाव रखने के लिए तो उनका कर्जे के लिए बोलिए उनसे। तो कहता है अरे रहने दो, हटाओ। ठीक है, तो ये जो बात है ना वो हो रही होती किसके, रघुराज सिंह और उसके मैनेजर के बीच में। अब देखो आगे क्या होता है इस कहानी में। दूसरा दृश्य आता है, प्रातःकाल गांव के एक मकान का कोठा है। ठीक है, दीवार से सटकर एक लाल रंग की जाजम बिछी हुई है, जिस पर कुछ किसान लोग बैठे हैं। वहां 22-23 वर्षीय एक नवयुवक क्रांति चंद, जो कॉलेज का पढ़ा और किसान चूरामन का बेटा है, रोष में तमतमाया बैठा है। उसके चेहरे से क्रूरता टपक रही है। वह किसानों को एकत्र करके जमींदार के विरुद्ध भड़काकर निमंत्रण में ना जाने के लिए लामबंद कर रहा है। तो भैया यहाँ पर जमींदार कोशिश करता है कि किसान उसके घर जो है उसका निमंत्रण स्वीकार कर ले, खाना खाने आ जाए। दूसरी तरफ किसानों की बस्ती में क्या होता है कि क्रांति चंद एक किसान है और उसका जो लड़का है, ठीक है, वो जो है, सॉरी, जो किसान है, ठीक है, किसान का क्या नाम था, ठीक है, तो किसान का जो नाम था ना वो जो क्रांति चंद है वो क्या करता है कि भाई किसान का पड़ा चूरामन का बेटा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि सारे किसानों को एकजुट करता है कि भाई तुम वहां जाओ ही मत, जमींदार के यहाँ बिल्कुल मत जाओ। और उसका कारण भी देता है। क्या कारण देता है वो समझो आप, कि वह जमींदार उदारता, कर्ज माफ करके बिना नजराना लिए गरीब किसानों को जमीन देने को जमींदारी की लाचारी बताता है। वह कहता है कि जो आपको लूट रहा है, जो आपका खून पी रहा है, उस लुटेरे डाकू के भय से आप निमंत्रण में जाएंगे। आप लोग डरते हैं किंतु मैं नहीं डरता। भय से अधिक बुरी वस्तु मैं संसार में और कोई नहीं मानता। मैं ये सब बातें ऊंचे स्वर में कहने के लिए तैयार ही नहीं, स्वयं जमींदार के सन्मुख कहने उसे लिख कर भेजने के लिए प्रस्तुत हूँ। अंत में वह सब किसानों को रोककर किसानों की तरफ से जमींदार को पत्र भेजता है। तो भैया जो क्रांति चंद है वो नया नया लड़का है, ठीक है, और वो ये कहता है कि ये जो जमींदार है इसकी उदारता के चक्कर में मत पड़ो, इसकी कोई ना कोई लाचारी होगी, कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना जमींदार तो कभी उदार होते ही नहीं है। ठीक है, उनका तो धंधा ही है किसानों को चूसना। ठीक है, तो कहता है कि उसकी लाचारी में मत पड़ो। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके डर से मत जाओ। ठीक है, भले ही वो तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना बंद करा दे, पर डरो मत, अपने काम से काम रखो, जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। और ये कहता है कि ये बात मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं जमींदार से भी यही बात करूंगा और मैं तुम सबकी तरफ से एक पत्र भी लिखूंगा। तो ये होता है दूसरा दृश्य। ठीक है, अब देखो भैया जी आगे कहानी बढ़ती है और क्या होता है तीसरे दृश्य में का जो मध्याह्न मतलब जो दोपहर का समय होता है तीसरे दृश्य में। अब देखो क्या है, रघुराज साय के महल की बालकनी है। नर्मदा शंकर के हाथ में एक खुली चिट्ठी लिए आता है और उसे रघुराज साय के हाथ में दे देता है। रघुराज साय चिट्ठी पढ़ते पढ़ते
एक बारी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ग्लानि से उनका सिर झुक जाता है। नर्मदा शंकर एकटक रघुराज सह की सारी मुद्रा को देखता है, फिर क्षुब्ध होकर कहता है, देखा राजा साहब, देखा आपने इन किसानों की बदमाशी को, आप इन पर प्राण देते हैं। जमींदार की बहन के विवाह विवाह भोज का किसानों द्वारा बहिष्कार। रघुनाथ सहन ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधि क्रांति चंद ने ठीक तो लिखा है, भक्षक और भक्ष का कैसा व्यवहार। मेरी गलती थी जो मैं यह समझा था कि किसानों का मैं हित कर सकता हूं। अब तो मेरे सामने केवल दो ही विकल्प है, सच्चा जमींदार बनूं या उन्हीं के सच्चे हित में जीवन व्यतीत करूं। ठीक है, तो भाई होता यह है कि क्रांति चंद जो है वो चिट्ठी भेज देते हैं, किसे भेज देते हैं, जमींदार को। और नर्मदा शंकर जो है वो चिट्ठी पढ़ते हुए वापस आते हैं और चिट्ठी जो है वो रघुराज सिंह को पकड़ा देते हैं। जब रघुराज सिंह चिट्ठी पढ़ते हैं तो वो चुपचाप एकदम दब के बैठ जाते हैं। उनकी मुद्रा को नर्मदा शंकर बहुत ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि महाराज महाराज, देखा किसानों की कितनी उद्दंडता है कि आपकी बहन का भोज है और किसान आए ही नहीं। अब इस पर रघुराज सिंह कहता है कि भाई वो ठीक ही कह रहे हैं, चिट्ठी में भी उन्होंने लिखा है कि भक्षक और भक्ष का कैसा व्यवहार। ठीक है, और इस कारण अब तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं सच्चा जमींदार बनूं, सच्चा जमींदार मतलब कैसा, बिल्कुल खून चूसने वाला जमींदार। ठीक है, या फिर ये हो जाए कि भाई जो किसानों का हित कर सके, ठीक है, उनके सच्चे हितैषी के रूप में काम करूं। ठीक है, तो ये कहते ही कहानी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है भैया जी, तो इस तरीके से हमने इस कहानी को समझा और ये जाना कि लोगों की परंपरा में देखो हर व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसके व्यवहार को समझने की जरूरत है। अब एक तरफ जो है रघुनाथ सिंह जो है वो चाह रहा है कि किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, पर किसानों की जो मानसिकता है, पुरानी मानसिकता है, घूमी हुई मानसिकता है, उसके कारण वो चाहकर भी इनका हित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज और भी मिलता है कि केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, हर व्यक्ति को आजमाओ, हर व्यक्ति को परखो। अगर किसी ने कह दिया कि शरबत खारा होता है तो किसी के कहने से शरबत खारा नहीं होता है, कम से कम एक बार एक सिप लेकर तो देखो, हो सकता है कि शरबत मीठा हो। तो बेटा इस तरीके से इस कहानी का एंड होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।